आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है? पढ़ाने का तरीका। एक बार आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि मेरा क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, क्या टीचिंग ऑब्जेक्टिव होगा, क्या मेरा आउटकम होना है, क्या मुझे हासिल करना है। उसके बाद उसको हासिल करने के लिए आप कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करेंगे, है ना। तो वो रास्ता जो होगा वो होगा आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग कि ये ऑब्जेक्टिव, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मुझे कौन सा मेथड जो है उसका यूज करना है। और साथ ही साथ मेथड्स का इस्तेमाल करते वक्त हमें ये भी देखना होता है कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, हमारे स्टूडेंट्स कैसे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है या वो मुझ पे डिपेंडेंट है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम मेथड्स ऑफ टीचिंग को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। ये जो टर्म है मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये एक जनरल प्रिंसिपल होता है टीचिंग का कि हम पढ़ाते वक्त किन चीजों को ध्यान में रखें, क्या तरीका अपनाएं। ये पेडागोजी को इंक्लूड करता है और साथ ही साथ इसमें होती है मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कि हमको अपना कंटेंट, अपना सब्जेक्ट कैसे मैनेज करना है, स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करना है, वगैरह वगैरह। और इसमें क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। देखिए, ब्रॉडली अगर हम मेथड्स ऑफ टीचिंग को डिवाइड करें, कैटेगराइज करें, तो उनमें होते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड। इसके अलावा क्या होते हैं, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमें हासिल होगा मिक्स्ड स्ट्रेटजीज या मिक्स्ड अप्रोच होगा, जिसमें कि टीचर आधा रोल प्ले करते हैं और आधा रोल लर्नर्स प्ले करते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपका लर्निंग सेंटर्ड भी होता है ना, जहाँ पे मकसद जो है, फोकस जो होता है वो सारा आपका लर्निंग पर होता है। और और होता है आपका कंटेंट, कंटेंट सेंटर्ड या सब्जेक्ट। इसमें किस चीज पर फोकस होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा पेपर है, उसको बस हमने मुकम्मल करना है। ठीक है। सारा फोकस उस पे किया जाता है। चलें, तो आज हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, टीचर सेंटर्ड मेथड्स कौन कौन से हैं, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ मिक्स्ड अप्रोचेस कौन कौन से हैं। देखें, टीचर सेंटर्ड मेथड्स जो हैं उनमें हम ब्रॉडली देखते हैं लेक्चर्स, टीम टीचिंग, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, डायलॉगिक टीचिंग और डायरेक्ट टीचिंग। ठीक है। हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या है ये। सबसे पहले लेक्चर मेथड हम देखेंगे। लेक्चर मेथड जो है वो हमारा सबसे पुराना तरीका है टीचिंग का। इट इज मोस्ट कन्वेंशनल एंड डोमिनेटिंग टीचिंग मेथड। ओके। और ये डोमिनेट भी करता है दूसरे सारे मेथड्स को। जितने भी किस्म के मेथड्स हैं उनमें लेक्चर मेथड जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फॉर्मल मेथड है और इसमें नैरेटिव्स होती हैं। इसका नेचर क्या है? नैरेटिव बेस्ड है, यानी कि इसमें टीचर बयान देता है, वो तकरीर देता है, वो अपनी तरफ से बातों को बोल करके चला जाता है। ठीक है। लेक्चर मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक सीरीज ऑफ इवेंट या फैक्ट को स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं और कंसेप्ट्स और फैक्ट्स के दरमियान के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हम्म। लेक्चर मेथड आमतौर पर आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं और टीचर जो है वो अपनी बात को बोलता चला जाता है। इसको टू वे भी बनाया जा सकता है अगर टीचर स्टूडेंट्स को इजाजत दे कि वो अपनी तरफ से सवाल कर सकते हैं। ठीक है। हम मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अगर आप लोगों को बीच में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो अगर आप डाउट पूछेंगे तो क्या होगा, वो टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा अगर मैं डाउट क्लियर कर रही होंगी। अगर मैं पूरी क्लास में अकेले ही बोलती चली जाऊं और आप लोग चुपचाप सुनते चले जाएं तो वो एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना। टीचर यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिव लिसनर होते हैं। ठीक है। पैसिवली वो सुन रहे होते हैं। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, जिसमें कोई क्रिया ना हो, कोई एक्टिविटी ना हो। ठीक है। एक्टिव है तो एक्टिव, और अगर एक्टिव नहीं है तो वो हो गया पैसिव, दबा हुआ, छुपा हुआ, बंद।
लेक्चर मेथड का मसला क्या है कि इसमें जो है बहुत ही कम मौका मिलता है कि आप इस चीज को चेक कर सकें कि स्टूडेंट में जो है लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग हो भी रही है या नहीं। हम्म। प्रोग्रेस का पता करना मुश्किल होता है लेक्चर मेथड में। लेक्चर मेथड्स को इफेक्टिव बनाया जा सकता है कैसे? आप जो है अवॉइड करें कि आपके पास जो भी नोट्स या मटेरियल है जो आप लेक्चर के दौरान में देख रहे हैं या जिससे हेल्प ले रहे हैं, उसको लफ्ज ब लफ्ज जो आप रीड न कीजिए, बल्कि क्या कीजिए कि आप उसको समझा करके वैसी जुबान में बोलें जो कि स्टूडेंट के समझ में आ सकती हो। और टीचर जो है वो स्टूडेंट से आई कांटेक्ट बना करके रखे। इससे क्या होगा कि कंटिन्यूअस अटेंशन मिलती रहेगी। ऐसा ना हो कि टीचर अपनी तरफ से बोल रहा है और बच्चे जो है अपने किसी काम में मसरूफ है। हम्म। उसके बाद ये है कि लेसन की प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, यानी कि जो आपका मटेरियल है, नोट्स वगैरह हैं, वो इस तरह के हों कि उसमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, फिगर्स, डेटाज ये बहुत ही क्लियरली हो कि कौन सा जो है हमारा मेन हेडिंग है, कौन सा उसके अंदर की बातें हैं। और जो भी आप कंसेप्ट बता रहे हैं उसको जो है फिगर से भी बताएं, तस्वीर दिखाएं कि भाई ये ऐसी है। और उससे रिलेटेड अगर कोई डेटा हो तो उसको ग्राफ में, टेबल में, चार्ट में बना करके दिखाएं। तो ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से अरेंज किया जाए, तो उससे क्या होगा कि लेक्चर मेथड जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकेगा। सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए जो स्टूडेंट को समझ में आ सके, और साथ ही साथ जो है अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको अलग अलग जुबान में रिपीट किया जाए। एक बार इंग्लिश में बोल दें, एक बार हिंदी में बोल दें, एक बार उर्दू में बोल दें। इससे बच्चे को हर जुबान में जो है वो बात क्लियर हो जाएगी। लेक्चर को बेहतर बनाने के लिए हम ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर वो प्योर लेक्चर हो कि टीचर आए और बस बोल करके चला जाए, तो उसकी इफेक्टिवनेस जो होगी वो कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर उसी में आप दूसरे जो टीचिंग मेथड्स हैं या फैसिलिटीज या एड्स को ऐड कर दें, उसमें आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन लगा दें, कोई आप बीच में वीडियो प्ले कर दें किसी कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, तो उससे जो है स्टूडेंट्स को वो पॉइंट जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, वो ज्यादा समझ में आएगा। तो टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस है वो जाएगी बढ़, आपका कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर होगा वहां पर। आप किसी भी कंसेप्ट को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल भी दें और साथ ही साथ कोई मॉडल, कोई तस्वीर वगैरह दिखाएं जिससे वो बेहतर समझ सके। और लेक्चर के दरमियान में जो है वो शॉर्ट ब्रेक्स होने चाहिए। किस लिए? ताकि बच्चे जो है उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम दें, कोई थॉट प्रोवोकिंग या स्टिमुलेटिंग प्रॉब्लम दें, उनको क्वेश्चन दें और उनसे क्या कहें कि चलें भाई इस सवाल का आप मुझे जवाब दें, या आपस में आप इस सवाल को डिस्कस करें। अभी जो आपने लेक्चर में सीखा है, पढ़ा है, उसको यूज करके आप इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये बीच बीच में जो है चलते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और साथ ही साथ दरमियान में आपका इवैल्यूएशन होता जाएगा कि आप समझ रहे हैं या नहीं। तो जो लेक्चर मेथड की लिमिटेशन है कि स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस जो है वो चेक नहीं हो पाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं पता चल पाती है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो है इस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, शॉर्ट ब्रेक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके। तो लेक्चर को इंटरैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, शॉर्ट ब्रेक में हम क्या करेंगे, उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स बताए गए हैं। हम्म। क्या है वो टेक्निक्स? सबसे पहला है थिंक पेयर एंड शेयर। यानी कि आपने बच्चों को एक सवाल दे दिया है, एक कोई थॉट प्रोवोकिंग, जिससे आपका दिमाग खुले, आपका दिमाग स्टिमुलेट हो, चालू हो, काम करना शुरू करे। वैसा कोई सवाल या प्रॉब्लम बच्चों के दरमियान में दें और उनको जो है पेयर में डिवाइड कर दें, ग्रुप में डिवाइड कर दें कि चलो आप 2 लोग, 3 लोग जो है मिल करके इस सवाल को हल करो। और उसके बाद जब वो हल कर चुके तो कहें कि एक हर ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप के साथ अपने ओपिनियंस को, अपने सोल्यूशन को शेयर करे। सो इट इज थिंक पेयर एंड शेयर, कि आप एक पेयर में होकर के, एक ग्रुप में होकर के आप सोचो, थिंक करो और फिर अपने सोल्यूशन को बाकी ग्रुप्स के साथ शेयर करो। दूसरा जो टेक्निक है हमारा वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि आप एक प्रॉब्लम को लेते हैं, स्टूडेंट्स के सामने एक प्रॉब्लम को पेश करते हैं और फिर सबको कहते हैं कि आप अपने अपने ओपिनियंस या आइडियाज दें। है ना? ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता है
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे स्टूडेंट्स के अपने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अगली टेक्निक है जस्ट इन टाइम टीचिंग। जस्ट इन टाइम टीचिंग में होता है कि स्टूडेंट्स को टीचर पहले से अपना नोट्स जो है, कंटेंट जो है वो दे देते हैं। जैसे अभी मैंने जो ये नोट्स बनाया हुआ है, मान लें कि मैं क्लास से पहले आपको ये सेंड कर दूं और कहूं कि आपने ये पढ़ करके आना है, उसके बाद मैं समझाऊंगी। तो इससे क्या होता है कि टीचर को कम वक्त लगता है स्टूडेंट्स को समझाने में, क्योंकि उन्हें एक आइडिया पहले से है। कुछ चीजें तो वो समझ लिए होंगे पढ़ते वक्त, तो वो थोड़ा सा एक समझ पहले से, एक बेस पहले से बिल्ड है, और उस पर जो टीचर है वो आगे क्लास रूम में आकर के मजीद समझा सकता है। अच्छा, जस्ट इन टाइम मेथड जो है ये दिया था ग्रेगर एंड नोवाक ने, ठीक है, सॉरी ग्रेगर एंड नहीं, ग्रेगर नोवाक ने दिया था 1999 में। अगला हमारा टेक्निक है टीम बेस्ड लर्निंग। इसमें भी जस्ट इन टाइम टीचिंग जैसा ही होता है, लेकिन इसमें आप क्लास से पहले स्टूडेंट को असाइनमेंट देते हैं, नोट्स नहीं उनको देते हैं कि आप ही पढ़ करके आए, बल्कि उनको उस टॉपिक से रिलेटेड एक असाइनमेंट देते हैं कि आपने अ, इस टॉपिक के बारे में ढूंढ करके पढ़ना है कहीं से, ठीक है, उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं उसके बारे में, पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, आपने उसको कहीं से ढूंढ करके पढ़ करके नोट करके रखना है। उसके बाद जब इतना सा चीज स्टूडेंट कर चुके होते हैं तो एक बेस जो है उनके नॉलेज का एस्टेब्लिश हो चुका होता है, बन चुका होता है। फिर वो टीचर आकर के उसको मजीद क्लियर करता है उनको और समझाता है क्लास में। तो ये क्या हो गया, ये टीम बेस्ड लर्निंग कहते हैं इसे, जिसमें के प्री क्लास असाइनमेंट दिया जाता है। क्लास से पहले जो टॉपिक पढ़ाया गया है उससे पहले असाइनमेंट दिया जाए, कि मैं आप लोगों को कह दूं कि टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, आप जो है कहीं से देख करके पढ़ करके आए। उसके बाद जो है आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई, टीचिंग मेथड्स में एक टीचर सेंटर्ड होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है। उसके बाद आपके डाउट्स ये होंगे कि ये सारे जो मेथड्स इसके अंदर आते हैं टीचर सेंटर्ड के अंदर, ये कैसे कैसे होते हैं, ये आपके अंदर डाउट रह जाएंगे। तो वो जो है मैं आप क्लास में आऊँ और फिर आपको क्लियर कर दूं, आपको समझा दूं, पढ़ा दूं, ये चीज हो सकता है। अगला मेथड जो है हमारा वो है टीम टीचिंग मेथड, ठीक है। ये टीम टीचिंग मेथड, इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा टीचर जो है एक ही क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो टीचर जो है वो एक ही क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। ये एक इनोवेटिव अप्रोच है टीचिंग में, ठीक है। लेक्चर जो था वो एक कन्वेंशनल अप्रोच था, बहुत ही पुराने जमाने से इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन टीम टीचिंग जो है वो एक इनोवेशन है, ये एक नई खोज है, नई तख्लीक है। इसमें दो या दो से ज्यादा टीचर जो होते हैं वो प्लान करते हैं पहले क्लास को, फिर क्लासरूम को पढ़ाते भी हैं और इवैल्यूएशन भी साथ साथ करते हैं। ये सारा प्रोसेस साथ में हो रहा होता है। इससे जो है टीचिंग की क्वालिटी क्लास में इम्प्रूव होती है। ये मेनली वैसे क्लासेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, 10-20 नहीं बल्कि 50-60 बच्चे हों, तो वहां पर इस चीज का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे दोनों टीचर जो है वो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं कि भाई ये भी क्लासरूम को उतने ही अच्छे से समझाएंगे, ये भी कंटेंट को उतने ही अच्छे से डिलीवर करेंगे जितने अच्छे से मैं करूंगी। और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के साथ हर चीज शेयर करते हैं। स्टूडेंट दोनों ही टीचर को इक्वली रेस्पेक्ट करते हैं। ओके, इसका मसला क्या है टीम टीचिंग मेथड का, कि इसमें चूंकि ये दो लोगों के कोलैबोरेशन से होना है, दो लोगों ने मिल करके करना है, तो इसकी जो प्लानिंग और शेड्यूलिंग होती है इसमें बहुत वक्त लग जाता है। ओके, अगर किसी एक इंसान की जिम्मेदारी हो तो वो अपने हिसाब से अपना वक्त निकाल कर काम कर लेता है, लेकिन जब जहां पर दो लोगों ने मिल करके काम करना है तो वहां पे दोनों को ही जो है एक कॉमन वक्त निकालना होगा जिसमें कि वो प्लान कर सके और शेड्यूल कर सके अपनी टीचिंग को। तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है। अगला जो हमारा मेथड है वो है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि इधर आप जो है ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू क्लास ले रहे हैं, जैसे कि हमारी ये क्लास हो रही है जूम पर। ओके, दूसरा ये हो सकता है कि आप लेक्चर के दौरान या क्लासरूम के दौरान जो है किसी गेस्ट लेक्चर का जो है आप वीडियो प्रेजेंटेशन करा दें, ठीक है। टीचर
खुद नहीं पढ़ाता है बल्कि किसी गेस्ट को वो इनवाइट करता है जिसका उस वहां पर पहुंचना, ठीक है, उतना फिजिबल ना हो। लेकिन वो क्या करता है कि वो वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू जो है वो वहां पर अप्रोच कर सकता है, पहुंच सकता है उस क्लास में। और कोई रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम दिखा सकते हैं, बहुत से रिकॉर्डेड लेक्चर्स टॉपिक पर अवेलेबल है ऑनलाइन, तो टीचर जो है उनका इस्तेमाल करके वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकता है। तो इससे इसके फवायद क्या हैं कि वर्चुअली ब्रिंग इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड एक्सपर्ट्स टू द क्लास। वैसे लोग, वैसे शख्स जो कि आपके क्लास में नहीं आ सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे मुल्क का कोई टीचर है, उसने कोई एक टॉपिक पर उसकी स्पेशलिटी है, वो बहुत अच्छे से उसको पढ़ा सकता है, समझा सकता है, टीचर ने जो है टीचिंग एड के तौर पर इस्तेमाल किया है उसके लेक्चर को। तो अब वो बजात खुद उस टीचर को तो वहां से नहीं बुलाएगा क्योंकि वो किसी दूसरे मुल्क का है, ठीक है, उसके अपने मसरूफियात हैं, और हो सकता है इनके पास रिसोर्सेज ना हो किसी दूसरे को इनवाइट करने के। तो ये क्या करेंगे सिंपली कि उसको वीडियो के थ्रू प्रेजेंट कर देंगे क्लास में। तो ये क्या हुआ, ये फिजिबल हुआ, आसान हुआ। तो इससे जो बच्चों के आगे अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ जाते हैं, है ना, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की कंटेंट को, बातों को अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये एडल्ट लर्नर्स के लिए ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ऑनलाइन पढ़ाना, थोड़ा उनके लिए ऑनलाइन समझना चीजों को मुश्किल होता है। उनका उनकी लर्निंग ज्यादा अच्छे से हो सकती है अगर उनके टीचर जो है वो फिजिकली प्रेजेंट हो। जैसे अभी मैं क्लास ले रही हूँ, ये लेक्चर मेथड के थ्रू मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हैं। अगर कोई छोटा बच्चा इसे बैठ के सुनेगा तो उसे हर बात नहीं समझ में आएगी। एक तो उनका अटेंशन का मसला होता है ना, बच्चों का अटेंशन स्पैन जो होता है अडल्ट के मुताबिक वो कम होता है, वो किसी भी चीज पर ध्यान बहुत देर तक नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उनके जहन में बहुत सी बातें चल रही होती हैं, उनका ध्यान भटकना आसान होता है। साथ ही साथ बच्चों के डाउट ज्यादा होते हैं। तो बच्चों को पढ़ाने में टीचर को इस बात का ख्याल रखना होता है कि वो बच्चों के चेहरे से, उनके हाव भाव से कि उनकी उस स्टूडेंट को टीचर की बात समझ में आ रही है या नहीं, या उनके कोई डाउट्स हैं। और साथ ही साथ अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हो टीचर तो वो ऑनलाइन पढ़ाना मुश्किल होता है। तो ये सारे मसाइल हैं जो कि बच्चों को पढ़ाने में आ सकते हैं। तो ये जो आपका टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन है ये अडल्ट लर्नर्स के लिए ही ज्यादा मुनासिब है। तो इसमें क्या होते हैं कि हम सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी जिसमें कि स्लाइड मॉडल वगैरह आ सकते हैं, जो कि आप प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बच्चों के आगे दे सकते हैं। अगला हमारा मेथड है वो है डायलॉगिक टीचिंग। क्या है डायलॉगिक टीचिंग? यूं समझे कि लेक्चर मेथड प्लस टू वे कम्युनिकेशन। मैंने अभी आपको बताया ना कि लेक्चर मेथड में टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है अगर टीचर इजाजत दे स्टूडेंट को कि वो सवाल करें। तो अगर टीचर ने इजाजत दे दिया स्टूडेंट को कि वो सवाल कर सकते हैं, तो वो टीचिंग मेथड जो है वो डायलॉगिक टीचिंग बन जाती है, क्योंकि इसमें डायलॉग है। लेक्चर में क्या होता है, मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग यानी कि सिर्फ एक शख्स बोल रहा है। मोनो इज वन एंड लॉग का मतलब बोलना, है ना, लैंग्वेज। डायलॉगिक में क्या होता है, यहाँ पे दो लोग बोल रहे हैं। तो डायलॉगिक टीचिंग मेथड जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पर ज्यादा जोर देती है। डिस्कशन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पे ज्यादा जोर देती है कि स्टूडेंट जो है कोई सवाल करें, उसके बाद जो है टीचर और सारे स्टूडेंट्स मिल करके उस टॉपिक को डिस्कस करें, प्रॉब्लम को डिस्कस करें। और ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें कि सवाल का कोई अ, एक जवाब नहीं होता है। जैसे क्लोज एंडेड वो होते हैं जो कि हाँ और ना में जवाब हो, कि क्या ऐसा होता है, हाँ होता है, नहीं होता है, क्या ये सही है, गलत है, ठीक है। क्लोज एंडेड वो होते हैं जिसमें जवाब जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, बंद होता है। ओपन एंडेड वो होते हैं जिसमें कि इंसान अपना ओपिनियन वगैरह दे सकता है, जैसे कि जो आपके समरी क्वेश्चंस होते हैं, जो लार्ज आंसर क्वेश्चंस होते हैं, बड़े सवाल वाले। तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ वही बात नहीं लिखते हैं जो उसका आंसर हो, बल्कि साथ ही साथ उसमें अपना ओपिनियन देते हैं।
ठीक है। और क्लोज एंडेड्स वैसे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिनका एक तयशुदा जवाब होता है। वो ज्यादातर क्वेश्चंस फैक्ट पे बेस्ड होते हैं। और ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं, कि फलां चीज के बारे में आपकी क्या राय है। ओके। तो वैसे सवाल को जो है ये ज्यादा इनकरेज करता है। इससे क्या होता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती है, और उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, वो चीजों को क्रिएटिवली सोचना सीखते हैं। इसमें टीचर जो है वो मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज होते हैं, ऐसे ही कुछ भी गप्पे नहीं चल रही होती क्लास में, बल्कि काम की बातें होती हैं। चले, ये हो गया आपका डायलॉगिक टीचिंग। अगला है हमारा डायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग इसमें क्या होता है? डायरेक्ट टीचिंग मेनली उस चीजों के बारे में होता है जिसमें हम स्किल सीखते हैं। ओके। किसी भी स्किल को सीखने रिलेटेड, हुनर सीखना जो होता है, उससे रिलेटेड जो टीचिंग होती है उसमें हम डायरेक्ट टीचिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट टीचिंग मेथड जो है उसमें लैंग्वेज पर उतना फोकस नहीं किया जाता है। अब मान लें कि आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या होगा कि आपको वो सारे जो टेक्निकल टर्म्स जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं वो आपने सीखना ही सीखना है ना। अब जैसे आपने आईसीटी चैप्टर पढ़ा, तो क्या आप उसे उर्दू में पढ़ेंगे? नहीं ना। आपको वो टर्म्स जो कोई कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, जो स्पेसिफिकली खास करके उसी के लिए, आपको उसको वैसे ही पढ़ना होगा, वैसे ही जानना होगा। जैसे टीचिंग मेथड्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको मैं आपको पूरा का पूरा उर्दू में समझा सकती हूँ, लेकिन आईसीटी में वो चीज मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक स्किल बेस्ड नॉलेज थी। तो ऐसी ऐसे चीजों के लिए जो कि स्किल से रिलेटेड हो, उसमें हम डायरेक्ट टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें लैंग्वेज का जो है, और खास करके नेटिव लैंग्वेज के यूज पर जो है बहुत ज्यादा ये जोर नहीं देता है। जैसे कि बाकी दूसरे मेथड जोर दे रहे थे कि आप बच्चों को अल्टरनेट लैंग्वेज में समझाएं, हर जुबान में, उनके समझ में आने वाली जुबान में समझाएं। वैसा डायरेक्ट टीचिंग में नहीं होता है। डायरेक्ट टीचिंग के अंदर एक और चीज है, वो है मास्टरी लर्निंग मॉडल। ओके, MLM। ये किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने। कौन है बेंजामिन ब्लूम? जिन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी, है ना, वही है। तो उन्होंने 1968 के आसपास जो है उन्होंने ये मास्टरी लर्निंग मॉडल दिया, और इसमें उन्होंने कहा कि जब आप कोई भी स्किल सिखा रहे होते हैं, तो जब स्टूडेंट एक स्टेप को सीख जाए, उसमें मुकम्मल तौर पे मास्टरी हासिल कर ले, ठीक है, तब जो है हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। मान लें कि आप रोटी पकाना सिखा रहे हैं, तो पहले जो आप आटे गूंदने पे मास्टरी हासिल कर लेंगे कि एकदम परफेक्ट आटा आपका गूंद जाना चाहिए, तभी आप रोटी बेलने पर जाएंगे। ठीक है। तो ये हुआ आपका मास्टरी लर्निंग मॉडल, के स्टूडेंट अचीव अ हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन अ टॉपिक बिफोर मूविंग ऑन टू न्यू मटेरियल। नए टॉपिक पर जाने से पहले, अगले स्टेप पर जाने से पहले, आपने पिछले स्टेप पर, पिछले टॉपिक पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल हो जानी चाहिए। अगर आप बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो जब तक आप उन्हें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जोड़ घटाव वगैरह नहीं पढ़ा देंगे, तब तक जो है आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे, ठीक है, वो नहीं जा सकते। आप उन्हें अलजेब्रा नहीं पढ़ा सकते हैं जब तक उनको जो है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह ना आ जाए, है ना। तो इसमें जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जाती है वो है मल्टी लेवल लेसन की, यानी कि डिफिकल्टी के बेसिस पर, मुश्किल के बुनियाद पर जो है यूनिट्स को, चैप्टर्स को अलग अलग लेवल में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि जो बच्चे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, लैंग्वेज वगैरह, उसमें सबसे पहले बहुत ही आसान चीजें पढ़ाई जाती हैं, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल। तो इसमें मल्टी लेवल लेसन होता है। अलग अलग मुश्किलात मुश्किलात के बेसिस पर एक हायरार्की बनाई जाती है लेसन्स की। और इसमें असेसमेंट भी होते हैं, यानी कि हर स्टेज पर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, अब आपका असेसमेंट होगा, आप उसमें मास्टरी हासिल करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर फीडबैक जो होता है वो हेल्प करता है स्टूडेंट को जानने में कि उन्होंने कितना सीखा है। MLM को हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं। ओके। और लर्निंग फॉर मास्टरी भी कहते हैं, कि मास्टरी हासिल करने के लिए किसी चीज को सीखना। LFM। ठीक है, समझ आ गया है? समझ आ गया है ये सारा आप लोगों को?
क्या हो गया? यस मैम। ओके। तो ये हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड जो है वो हो गया। आपने लेक्चर समझ लिया है, टीम टीचिंग समझ लिया है, वीडियो प्रेजेंटेशन क्या कहता है समझ लिया है, डायलॉगिक और डायरेक्ट टीचिंग समझ लिया है। और डायरेक्ट टीचिंग के अंदर था हमारा MLM। अब आगे हम देखेंगे मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी क्या है? जिसमें कि हमने लर्नर सेंटर्ड भी थोड़ा सा रखना है और थोड़ा सा टीचर सेंटर्ड भी रखना है। यहाँ पे थोड़ी पावर लर्नर के पास भी होती है और थोड़ी सी टीचर के पास भी होती है। सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे मिक्स्ड ग्रुप में वो होगा ग्रुप डिस्कशन। ओके। अच्छा देखें, मिक्स्ड ग्रुप जो होता है वो कम स्टूडेंट्स के लिए होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड्स जो होते हैं वो लार्ज स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर 20 30 40 बच्चे जो है आपके क्लास में बैठे हुए हों। लेकिन जो मिक्स ग्रुप मेथड होता है उसके लिए जो आइडियल है वो है 3 to 12 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, अगर 10 12 स्टूडेंट हो तो उनके लिए मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड जो होता है, मिक्स स्ट्रैटेजी जो होती है वो ज्यादा मुनासिब होती है। सबसे पहले हम इसमें ग्रुप डिस्कशन देखेंगे। ग्रुप डिस्कशन जो है वो एक बहुत ही पुराना टीचिंग मेथड है, सेम एज लेक्चर मेथड। ठीक है। इनका Greek scholars and scholars from Nalanda University, Nalanda University which is a very old university, एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये जब वहां पे पढ़ाई होती थी तो वहां भी इस्तेमाल किया जाता था ग्रुप डिस्कशन मेथड। ओके। इसमें क्या किया जाता है कि फैक्ट्स, किसी एक टॉपिक के बारे में फैक्ट्स को समझा जाता है और उसको डिस्कस किया जाता है। इससे फायदा क्या होता है? ये एक डेमोक्रेटिक मेथड है, यानी कि बच्चों को आजादी होती है अपनी बातें कहने की, और बच्चों के अंदर जो है थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होता है, सोचने की सलाहियत, फैक्ट्स को एनालाइज करने की, उसको समझने की सलाहियत डेवलप होती है, और साथ ही साथ अपनी बात कहने की। ठीक है। जो टीचर सेंटर्ड था उसमें तो टीचर कह रहा था, स्टूडेंट सुन रहा था, लेकिन यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा कि स्टूडेंट के अंदर भी अपनी बात को एक्सप्रेस करने की, अपनी बात को जाहिर करने की, अपने आइडियाज को सामने रखने की सलाहियत पैदा होती है, और इस चीज को वो क्लियरली और फ्लुएंटली करना सीखते हैं कि वो आसानी से कह सकें और साफ साफ अल्फाज में कह सकें। ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में कोई एक टॉपिक या प्रॉब्लम दे दिया जाता है बच्चों को, और कहा जाता है कि आप जो है इस टॉपिक पर अपने अपने आइडियाज ओपिनियंस दें और एक दूसरे से डिस्कस करें। एक ग्रुप होता है जो आपस में डिस्कस कर रहा होता है। यहाँ पे लर्नर का जो है थिंकिंग, उनका थिंकिंग डेवलप हो रहा है, और क्या हो रहा है, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप हो रही है ना। और क्या हो रहा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। अब उनके जहन में जो है एक ही पॉइंट था किसी एक टॉपिक को रिलेटेड, अब किसी ने कोई दूसरा पॉइंट दिया जो उनके जहन में पहले से नहीं था, तो उन्हें अब भाई ये नई लर्निंग हुई है कि हाँ इस बात के बारे में ये नजरिया भी रखा जा सकता है, ये पहलू भी तो सही है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फैक्ट्स को रैशनलाइज वो करना सीखते हैं कि मान ले किसी एक टॉपिक से रिलेटेड एक ओपिनियन उनका तो है, एक बच्चे को पता हो कि पौधे में जो है फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन क्यों होता है नहीं मालूम है, तो हो सकता है ग्रुप डिस्कशन के दौरान जो है वो ये चीज सीख सकता है वहां पे कि फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा है। ओके। पौधा अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो है इंटेलिजेंट लर्निंग होती है, आप चीजों को समझ करके इंटेलिजेंटली, जहन का ज्यादा इस्तेमाल करके आप चीजों को सीखते हैं। और बच्चों के अंदर जो है टीम स्पिरिट डेवलप होती है इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना डेवलप होती है इसमें। लेकिन इसका मसला क्या है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं, ज्यादा बोलने वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दब्बू किस्म के हैं, वो कम बोलते हैं, अपने आइडियाज को लोगों के सामने नहीं प्रेजेंट करते हैं। तो जो ज्यादा बोलने वाले हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं, है ना। वो ज्यादा उनके पास पावर आ जाती है, और जो कम बोलने वाले हैं वो खामोश रह जाते हैं। और बाज दफा क्या होता है कि लर्नर्स, जो स्टूडेंट्स बातें कर रहे हैं, उनके आपस में बहस भी हो जाती है। इससे एक इमोशनल स्ट्रेस और अनप्लीजेंट फीलिंग
ठीक है। उनके अंदर किसी तनाव पैदा हो सकता है स्टूडेंट्स के अंदर, अगर उनके दरमियान आपस में बहस हो जाए। और वैसे स्टूडेंट्स जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं वो भी काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं कि भाई मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है, या उनके अंदर हो सकता है उतनी हिम्मत ना हो अपनी बात को कहने की। तो ये था हमारा ग्रुप डिस्कशन मेथड। अगला मेथड हम देखेंगे, अच्छा नहीं, ग्रुप डिस्कशंस के हम देखेंगे चंद टाइप्स हैं। ओके। ग्रुप डिस्कशन प्लान्ड भी हो सकता है पहले से, कि हमने पहले से प्लान कर लिया हो कि ये टॉपिक होगा, इस पर बातें होंगी, ये जो है पार्टिसिपेट करेंगे इस ग्रुप में। और ये पार्टली प्लान भी हो सकता है कि आपने जो है सिर्फ टॉपिक तो डिसाइड कर लिया, लेकिन कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा ये डिसाइड नहीं किया। और ये मुकम्मल तौर पर अनप्लान्ड भी हो सकता है कि क्लास में ही हमने जो है टॉपिक भी डिसाइड किया हो और कौन कौन पार्टिसिपेट किया है ये भी डिसाइड किया हो। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासरूम डिस्कशन। देखिए क्लासरूम डिस्कशन जो है वो एक इनफॉर्मल मेथड ऑफ डिस्कशन है। आप ये नहीं समझे, इससे ये नहीं कंफ्यूज हो आप कि क्लासरूम में हो रहा है तो ये फॉर्मल होगा। ये एक इनफॉर्मल मेथड ऑफ डिस्कशन है, यानी कि ये मुकम्मल तौर से अनप्लैंड होगा। हम्म। इसमें क्या होता है कि टीचर, मान ले कि आज कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया हो, यूनिट कंप्लीट हो गया हो, अब बच्चों की हमने अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है। या बाज दफा ऐसा होता है स्कूलों में कि कोई एक सब्जेक्ट का टीचर जो है वो आज एब्सेंट है, तो दूसरे टीचर जो होते हैं सप्ली क्लास लेते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि चलें आज हम जो है इस टॉपिक के बारे में, आज हम क्लाइमेट चेंज के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा वहां पे, क्या हुआ वहां पे कि वहां पे स्पॉन्टेनियसली उसी मौके पर जो है आपको टॉपिक दिया गया, और उसी मौके पर स्टूडेंट्स कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे वो सिलेक्ट किया जाएगा। तो ऐसा तब किया जाता है जबकि क्लास का साइज बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। अगर क्लास में 20 बच्चे होंगे तो क्या होगा कि ज्यादा झौंझ हो जाएगी। तो वही मिक्स ग्रुप क्या था कि 3 से 12 अगर साइज हो क्लास का, 3 से 12 लोग हो वहां पर, तो वो ज्यादा मुनासिब होता है। तो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि क्लास का साइज अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो तो क्लासरूम डिस्कशन मुश्किल होता है। यहाँ पे एक टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है, पूरा क्लास इसमें पार्टिसिपेट करता है, और जो मेन पॉइंट्स उसमें बोले जा रहे हैं, अगर कोई पॉइंट बहुत ही अच्छा कहा गया तो उस चीज को ब्लैक बोर्ड पर टीचर या उस ग्रुप का अगर कोई लीडर हो, कोई हेड हो, तो उस चीज को वो नोट कर देता है। ये हो गया आपका क्लासरूम डिस्कशन, जो कि एक इनफॉर्मल मेथड है। अगला जो है वो है फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या है कि वही चीज हो रहा है, क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा है, लेकिन कम स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं। 3 से 5 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, और फिर उनको जो है टाइम दिया जाता है कि चलें आप 30 मिनट 40 मिनट जो है आप आपस में डिस्कस करें। जब वो लोग टाइम उतने टाइम में डिस्कस कर लेते हैं तो वो आखिर के 5 या 10 मिनट में क्या करते हैं कि पूरे क्लास को शामिल कर लेते हैं। ठीक है। पूरा क्लास शामिल हो जाता है, और फिर वो जो भी डिस्कशन हुआ है उसके कंक्लूजन पर, या फिर जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस होता है, और किसी एक नतीजे पर बच्चे पहुंचते हैं। ठीक है। ये हो जाता है आपका फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन, कि पहले कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और फिर आखिर में सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचे हों, एक नतीजे पे पहुंचे हों। अगला जो है वो है हमारा सिंपोजियम। सिंपोजियम भी एक किस्म का ग्रुप डिस्कशन मेथड है। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्कशन। इसमें क्या होता है कि किसी एक टॉपिक पर या प्रॉब्लम पर जो होते हैं एक्सपर्ट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है। क्लासरूम में बच्चे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वैसे लोग डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंटेशन होता है। एक वक्त सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, वो कोई ऐसे गोल बना करके बैठ गए हैं, अभी ये बोल रहा है अभी वो बोल रहा है, वैसे नहीं होता है। बल्कि क्या होता है कि अरेंज किया जाता है कि पहले ये शख्स बोलेगा, फिर ये शख्स बोलेगा, फिर ये शख्स बोलेगा। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका होता है जिसमें कि हर शख्स उस टॉपिक से रिलेटेड एक स्पीच देता है या रिसर्च पेपर प्रेजेंट करता है। ओके। और वहां पर जो होते हैं वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। ऑडियंस जो होती है वो बैठ करके सुन रही होती है,
और साथ ही साथ उस ग्रुप का जो होता है एक चेयरमैन या हेड भी होता है, जो कि उस ग्रुप को कंट्रोल कर रहा होता है कि हाँ भाई अब आप जाकर के अपनी बात कहें। तो सिंपोजियम में जो है यहाँ पे ऑडियंस जो होती है ये पार्टिसिपेट नहीं करती है। ऑडियंस जो होती है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है ज्यादा, वो चुपचाप बैठ करके सुन रही होती है। और यहाँ पर किसी भी किस्म का सिंपोजियम में डिबेट नहीं होता, हर शख्स अपनी बात कह करके चला जाता है, वो किसी किस्म का सवाल नहीं उठाता है किसी दूसरे पर। सिंपोजियम एक बहुत ही फॉर्मल फॉर्म है। ओके, ये पैनल डिस्कशन से भी ज्यादा फॉर्मल है। पैनल डिस्कशन क्या होता है? पैनल डिस्कशन में 4, 6 या 8 लोग जो है वो सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, उनको बनाया जाता है पैनल मेंबर। ठीक है, ये वो लोग हैं जो डिस्कशन करेंगे, और वो सारे के सारे जो है अपना ओपिनियन अपना नॉलेज जो है वो सामने रखते हैं। किसी भी एक टॉपिक उनको दिया गया, वो एक्सपर्ट्स हैं उन टॉपिक के, उनको नॉलेज है, अब वो अपना ओपिनियन या नॉलेज जो है वो सामने बच्चों के रखेंगे, या दूसरे ये क्लासरूम में ये 4, 6, 8 लोगों को पैनल मेंबर बना दिया गया, और बाकी ये क्लासरूम जो है वो ऑडियंस है। उसके बाद उस पर डिस्कशन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा डिबेट भी हो जाता है। वैसा नहीं है कि जैसे सिंपोजियम में था कि हर शख्स अपनी बात कहेगा और किसी दूसरे पे तनकीद नहीं करेगा, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे डिबेट भी हो जाती है पैनल मेंबर्स जो होते हैं उनके दरमियान आपस में, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑडियंस भी अपनी तरफ से सवाल करती है। बीच बीच में डिस्कशन के ऑडियंस जो होगी वो अपनी तरफ से सवाल करेगी, और फिर उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। सेलेक्टेड ग्रुप जो होता है वो पैनल होता है, और बाकी एक क्लास जो होती है वो ऑडियंस होती है। जैसे कि एक पैनल डिस्कशन अगर क्लाइमेट चेंज की इशू पर किया जाए, तो द लीडर मस्ट इन एडिशन टेक स्पेशल केयर टू सेलेक्ट द पैनल मेंबर। यहाँ पे पैनल मेंबर का जो सिलेक्शन होता है वो बहुत ही सोच समझ के किया जाता है, ताकि वो ये वैसे लोग हों जिनको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो, और साथ ही साथ वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, बोल सकें, वो वैसे लोग हों जो कि बोलने वाले हों, एक्सप्रेसिव हों, और वो लोग जो है अच्छे से प्रिपेयर कर। हेलो। हेलो। यस मैम। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को कब से? अभी ओके। स्क्रीन भी नहीं आ रही है। ओके, कहाँ तक आप लोगों ने सुना था? बताएं, कहाँ तक आप लोगों ने सुना था? हेलो। आप लोग सुन सक रहे हैं मेरी आवाज? यस मैम, पैनल डिस्कशन का हम सुन रहे थे। ओके। ओके, मैं ये कह रही थी कि पैनल डिस्कशन की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वैसे लोगों को शामिल करना जो कि एक्सपर्ट हो उस टॉपिक के, ये जरा मुश्किल काम होता है। ओके। अगला जो हमारा है वो है सेमिनार मेथड। सेमिनार में क्या होता है कि पेपर प्रेजेंटेशन होती है ना, कि एक प्रॉब्लम या एक टॉपिक दी जाती है,
स्टूडेंट्स के दरमियान, और उस पर कई सारे लोग जो है वो पेपर को लिखते हैं, प्रिपेयर करते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं और फिर उस पर डिस्कशन होती है। तो सेमिनार भी एक किस्म का ग्रुप डिस्कशन है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है पेपर्स को प्रेजेंट करते हैं, और एक शख्स जो है, एक लर्नर, एक स्टूडेंट, एक ट्रेनी, वो कई सारे पेपर्स प्रेजेंट करता है। कई सारे मतलब बहुत सारे नहीं, लेकिन एक से ज्यादा पेपर जो है प्रेजेंट कर सकता है एक ही टॉपिक पर। पेपर वो क्या होता है जो हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, है ना। तो सेमिनार में क्या होता है कि सीरीज ऑफ सेमिनार प्रेजेंट होता है एक मेजर टॉपिक से रिलेटेड। सेमिनार सिर्फ एक दिन नहीं चलता है, एक से ज्यादा दिन चलता है, 2-3 दिन, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक टॉपिक दिया जाता है और इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स भी होते हैं, ठीक है। और उन सब टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे लोग अपना अपना रिसर्च प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने क्या काम किया हो उस एरिया में, या उस एरिया से रिलेटेड अगर वो कोई अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो उस चीज के बारे में आकर के सेमिनार में वो डिस्कस करते हैं। सेमिनार के फवायद क्या हैं कि ये सेल्फ लर्निंग प्रमोट करता है, ठीक है। ये रिसर्च कौन करता है? एंड्रा गॉजी वाले स्टूडेंट, सॉरी एंड्रा गॉजी कह रही हूँ, ह्यूटा गॉजी। रिसर्च स्टूडेंट्स कौन होते हैं? जो ह्यूटा गॉजी में इन्वॉल्व होते हैं। तो वहां पर सेल्फ लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चे खुद से सीखें, और वहां पे इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। कोई लर्नर्स जो होते हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं, वो खुद से सोचते हैं और वो खुद ही पेपर लिखते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। इससे लर्नर्स में प्रेजेंटेशन स्किल भी डेवलप होती है कि वो अपना ओपिनियन जो है लोगों के सामने प्रेजेंट करें, इस चीज की स्किल भी उनके अंदर डेवलप होती है। और स्टूडेंट्स को जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उन्होंने एक एरिया में जो काम किया है उसको लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। लेकिन मसला क्या होता है इस मेथड का, सेमिनार मेथड का, कि इसमें वैसे ही लोग इंक्लूड हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं जिनका एम्बिशन लेवल बहुत हाई हो। अब लोग जो है किसी टॉपिक पर अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना ही ना चाहें तो सेमिनार होना मुश्किल है। तो ऐसे लोगों का मिलना जो कि किसी टॉपिक पर अपना ओपिनियन, अपना काम कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, उनका मिलना मुश्किल है। तो ये हो गया आपका सेमिनार मेथड। चलिए, अगला मेथड है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? ये एक क्रिएटिव ग्रुप वर्क है। यानी कि इसमें ग्रुप होता है बड़ा, उसके बहुत सारे, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि क्लासरूम के बहुत सारे स्टूडेंट्स। वो सारे के सारे जो है वो एक लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज को प्रोड्यूस करते हैं। कोई एक प्रॉब्लम है, उसका जो है टीचर को हल ढूंढना है, तो वो कहेगा कि चलिए आप सारे के लोग जो है वो अपने अपने आइडियाज जो है सामने रखिए, उसको एक्सप्रेस कीजिए। तो वो सारे लोग जो है अपने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। और उस दौरान क्या होता है, जब आइडियाज दिया जा रहा हो तो कोई दूसरा स्टूडेंट जो है उस आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, उस पर सवाल नहीं कर सकता है। क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग का तरीका ये है कि जब सारे लोग अपना आइडिया दे चुके हों, सारे लोगों का दिमाग बिल्कुल खाली हो गया, अब उनके पास कोई नया ओपिनियन, कोई नया आइडिया ना बचा हो, तब जा करके एक पार्टिसिपेंट जो है, एक पार्टिसिपेंट उन सारे आइडियाज को इकट्ठा करके उसको इवेलुएट करते हैं, और फिर जो है उसका, उसमें जो सबसे अच्छे बेहतरीन आइडियाज हैं उनका एक लिस्ट बनाया जाता है और फिर उन पर काम किया जाता है। तो इसका तरीका ये है कि जिस वक्त आइडियाज प्रेजेंट किया जा रहा हो उस वक्त कोई भी पार्टिसिपेंट किसी के आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। और इस मेथड में क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ आइडियाज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बनस्बत, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ आइडिया जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बनस्बत क्वालिटी ऑफ आइडिया के। उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि ये कितना इफेक्टिव है, कितना आसान है, इसको करना कितना मुश्किल है। बस आपने अपना आइडिया दे देना है। नंबर ऑफ आइडियाज ज्यादा आना चाहिए, तादाद आइडियाज की ज्यादा होनी चाहिए, ताकि उसमें से एक मुनासिब आइडिया या चंद मुनासिब आइडियाज सिलेक्ट किया जा सके।
तो कहा जा रहा है कि स्पॉन्टेनिटी जो है वो हॉलमार्क है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, कि इंसान जो है वो बेसाख्ता हो, जो भी उसके जहन में आए उसको वो बेसाख्तगी के साथ कह सके और एट द मोमेंट कह सके। ठीक है। अ, ये इनकरेज करता है स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी को, कि वो ज्यादा से ज्यादा सोचे और ज्यादा से ज्यादा अपने जहन को एक्सप्लोर करें, कि वो क्या पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं अपने जहन से। और ये बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं होता है, जाहिर है ये फॉर्मल नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है, यहाँ पे सबको अपनी अपनी बात कह देनी है। इस प्रॉब्लम क्या है इस मेथड की, कि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रिलक्टेंट हो पार्टिसिपेट करने में, वो अपने आइडिया नहीं पेश करना चाहें, वो कह दे कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, मेरे पास कोई हल नहीं है। तो ये मसला हो सकता है इस मेथड का। तो ये हो गया आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके। अगला जो है वो हमारा है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या है? ये इस्तेमाल किया जाता है मेनली छोटे ग्रुप के लिए या फिर किसी एक शख्स के लिए, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हो सकता है ये किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक शख्स के लिए स्पेसिफिकली। इसमें बच्चों से कहा जाता है कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करें, ठीक है ना, उसको देखें, घूमें उसमें और एक्सपीरियंस करें, और अपना जो सेंस ऑर्गन है उनका, बॉडी का सेंस ऑर्गन जो है उसका इस्तेमाल करके वो चीजों को सीखें। प्रोजेक्ट मेथड में यही होता है ना कि मान लें कि पोल्यूशन से रिलेटेड टीचर पढ़ा रहा हो, तो वो उनको प्रोजेक्ट दे दे कि आप देखें जा करके अपने आसपास कि लैंड पोल्यूशन, जमीन पे पोल्यूशन किन किन चीजों से हो रहा है। तो बच्चे अपने आसपास के एरिया में घूमेंगे, वो देखेंगे कि जमीन पे प्लास्टिक कूड़े फेंके जाते हैं, और घरों से जो है सर्फ का पानी, नाली का पानी वो जमीन पे गिरता है, उससे जमीन खराब होते हैं, और पेड़ पौधों को काटा जा रहा है उसकी वजह से खराबी। तो बच्चे जाएं बाहर, अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करें और वहां पर अपना सेंस का इस्तेमाल करके, सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके चीजों को सीखें। प्रोजेक्ट मेथड में किताबों से जो है उतना नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि उनका फोकस होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, कि वो एक्सपीरियंस करके, तजुर्बा करके चीजों को सीखें। यहाँ पे रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं किया जाता है। ओके, कि आपको फैक्ट बता दिया गया, आप उसको रट लें, ये नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों को डेमोक्रेसी होती है, आजादी होती है उन्हें, और साथ ही साथ क्या होता है कि बच्चे कोलैबोरेट करते हैं, आपस में मिलजुल करके जो है उस प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करते हैं। इससे बच्चों में क्या होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट आती है। ठीक है, न सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है उनके अंदर, बल्कि साथ ही साथ उनके आदत में शुमार हो जाती है वो। और ये टीम वर्क को भी डेवलप करता है, टीम वर्क की हैबिट जो है उसको भी ये प्रमोट करता है, आपके अंदर इजाफा लाता है उसमें। अच्छा, प्रोजेक्ट मेथड में क्या है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। टीचर जो है बच्चों पे नजर रखे कि वो वाकई काम कर रहे हैं या नहीं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं वक्त का ज़ाया तो नहीं हो रहा है इसमें। और इसमें दूसरे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जैसे कि जो नजर रखने वाले टीचर्स हैं अगर, तो हर ग्रुप पर उनको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपके आसपास माहौल वैसा होना चाहिए जहां पर आप बच्चों को भेज सकें। अगर आप जानवरों के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को और उन्हें जू लेकर के जाते हैं, तो आपके आसपास जू होना चाहिए जहां पर आप उन्हें ले जा सकें। तो इसमें एडिशनल रिसोर्सेज, दूसरे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, और साथ ही साथ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। ये हो गया आपका प्रोजेक्ट मेथड। अगला है हमारा रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग क्या है? रोल प्लेइंग में मेनली इट हेल्प सॉल्व क्लासरूम इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स एंड टीच ह्यूमन रिलेशन स्किल्स इन द क्लासरूम। रोल प्लेइंग खास करके उन टीचिंग पर फोकस करता है जो कि इंसान के अपने रिश्तों से रिलेटेड हो, और इंटरपर्सनल यानी कि आपसी रिश्तों से, आपसी मसाइल से रिलेटेड हो, कि बच्चों को मोरल लर्निंग देनी है कि आपको सोसाइटी में किस तरह काम करना होता है, आपको जो है अपने माँ बाप के साथ किस तरह से पेश आना होता है, आप दोस्तों के साथ जो है किस तरह से काम करते हैं, उनके साथ सीखते हैं, खेलते हैं। इन सारी चीजों से रिलेटेड अगर कोई स्किल सिखाना हो, सोशल स्किल्स समझ लें इसे, समाजी हुनर, तो उसमें रोल प्लेइंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि टीचर जो है वो एक सिचुएशन दे देता है स्टूडेंट को, कि मान लें कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो आप कैसे करेंगे,
अगर कोई शख्स आता है आपसे, वो आपसे रास्ता पूछता है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप दो स्टूडेंट खड़ा कर देगा, वो एक जो है रास्ता पूछने वाला है, दूसरा बताने वाला है। तो उनके आपस में जो कन्वर्सेशन होंगे उसको टीचर डायरेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा। वो बताएगा कि अब आप इस तरह से सवाल करें, अब आप इस तरह से जवाब दें। इस तरह से बच्चे सीखेंगे कि अच्छा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस किस्म के हालात में जो हमें इस तरह से बिहेव करना होता है। तो ये हो गई आपकी रोल प्लेइंग। इट हैज द रिजेम्बलेंस टू रियल लाइफ सिचुएशन। आपकी हकीकी जिंदगी में क्या होता है, ये आप उसको एक नाटक के तरीके से, एक रोल प्ले के तरीके से आप सीखते हैं। अच्छा, रोल प्लेइंग का इस्तेमाल जो है आपको लिटरेचर या हिस्ट्री पढ़ने में भी किया जा सकता है। ठीक है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट बच्चों को समझाना हो, दिखाना हो, तो उसको रोल प्ले के थ्रू भी बच्चों को समझाया जा सकता है। आ, ये इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग होता है, बच्चों को मजा आता है ये चीज करने में। और इसमें जो है ग्रुप का हर मेंबर पार्टिसिपेट करे, इस बात के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें फीडबैक जो है फौरन मिल जाता है। इससे बच्चों के अंदर सोशल स्किल डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग, वो फैसला करना सीखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं, और निगोशिएट और मैनिपुलेट करना भी सीखते हैं, यानी कि अपनी बात लोगों को किस तरह से समझाएं या अपनी बात किस तरह से मनवाएं। ये सारी चीजों की स्किल वो यहाँ पे सीख सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसकी, कि इसके आउटकम जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी कि जो हम ऑब्जेक्टिव टीचिंग का सेट करते हैं उसको अचीव करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। अब रियल लाइफ सिचुएशन जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब कोई एक आदमी आपसे रास्ता पूछने आए, आप जिस वक्त खड़े हुए हैं, जरूरी तो नहीं है कि आप इंतजार कर रहे हो उस वक्त कि हाँ एक इंसान हमसे रास्ता पूछेगा तो हम ये जवाब देंगे। आप उस वक्त किसी दूसरे काम में मसरूफ हो सकते हैं, आपको कोई अर्जेंसी हो सकती है। तो जब रियल लाइफ सिचुएशन की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और अनासिर होते हैं एक ही मोमेंट पे, एक ही वक्त में। तो कह रहा है कि रियल लाइफ सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसको रोल प्ले जैसे सिंपल चीजों से सिखाना जरा मुश्किल होता है, और इसमें टाइम बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो ये हो गया आपका रोल प्ले। इसके बाद हम देखेंगे सिम्युलेशन। सिम्युलेशन क्या होता है कि आप किसी भी एक रियल कंडीशन को, रियल सिचुएशन को, एक सेकेंड, सिम्युलेशन को क्या कहते हैं? ओके, नकली, सॉरी सॉरी। ओके, सिमुलेशन में क्या होता है कि आप किसी भी रियल सिचुएशन का जो है एक नकल प्रेजेंट करते हैं बच्चों के आगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कहा जा रहा है कि पायलट्स और एस्ट्रोनॉट की जो ट्रेनिंग होती है कि वो किस तरह से अपने स्पेस शटल में रहेंगे और वहां की सिचुएशन को वो किस तरह से डील करेंगे। तो उसके लिए उनके सामने एक एक लैब रूम होता है। ठीक है, जहां पर के ग्रेविटी नहीं होती है और वो सारी चीजें होती हैं जो कि उनके स्पेसशिप में होनी होती है, और उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है और वहीं पे उनका इवैल्यूएशन होता है कि आप ऐसे सिचुएशन में किस तरह से काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि पायलट्स की जब ट्रेनिंग होती है तो वो एक्चुअल फ्लाइट से नहीं होती है, आपको एरोप्लेन में बिठा करके नहीं सिखाया जाएगा। क्या होगा कि वहां पे एक एरोप्लेन में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उसका एक सिमुलेशन होता है, उसके जैसी चीजें होती है और उसमें आपको सिखाया जाता है, और ट्रेनिंग होती है आपकी वैसी सिचुएशन में। ओके, तो सिमुलेशन जो है वो खास करके ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लॉन्ग रन के लिए इकोनॉमिकल होते हैं। जैसे कि अगर किसी को एरोप्लेन चलाने की ट्रेनिंग देनी हो, तो अगर आप उससे सीधा एरोप्लेन उड़वाने लगेंगे तो उसमें आपकी बर्बादी ज्यादा होगी। तो अगर लंबे वक्त के लिए देखा जाए तो ये इकोनॉमिकली, पैसे के तौर पर ये अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें जिस वक्त सिखाया जा रहा हो उस वक्त इक्विपमेंट्स और मशीन का जो इस्तेमाल होता है उसमें ज्यादा खर्चा होता है। अब आप फ्लाइट का सिमुलेशन बनाने के लिए जो मशीन पूरा का पूरा इस्तेमाल करेंगे, वो जो लैब तैयार करेंगे, उसमें जो खर्च होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है,
अगला जो हमारा मेथड है वो है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल क्या होता है, ये कि स्मॉल ग्रुप को स्किल डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे आप बहुत सारे देखेंगे यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स होते हैं, कुकिंग ट्यूटोरियल होता है, आपने कुछ सजावट डेकोरेशन की कोई चीज बनानी है उसके ट्यूटोरियल्स होते हैं, सिंगिंग के ट्यूटोरियल्स होते हैं, म्यूजिक के ट्यूटोरियल्स होते हैं। तो क्या होता है, ये सारा स्किल से रिलेटेड होता है। इसमें किसी एक शख्स को, एक स्टूडेंट को या छोटे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, 2 3 4 स्टूडेंट्स को, उनकी जरूरत के हिसाब से, उनको जो नहीं समझ में आ रहा है, उनकी जो कमियां हैं उसके हिसाब से उनको गाइड किया जाता है। ठीक है, और उस पे उनको मास्टरी और लर्निंग हासिल कराई जाती है ताकि वो कंसेप्ट को समझ सकें, उसके प्रिंसिपल्स को समझ सकें और उसको अप्लाई कर सकें। जैसे कि सिंगिंग ट्यूटोरियल्स होता है, उसमें उस शख्स के हिसाब से कि उसकी आवाज कैसी हो, उसमें उसको क्या चीज बेहतर करने की जरूरत है, उसके हिसाब से उसको सिखाया जाता है, उसको मास्टरी हासिल कराई जाती है, और उस स्टूडेंट के नीड के हिसाब से जो उसको प्रिंसिपल्स बताया जाता है कि हाँ सिंगिंग के रूल होते हैं, तुम्हें इन चीजों को भी समझने की जरूरत है, और तुमने जो ये चीज सीखी है इसको और तुम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ट्यूटोरियल्स में क्या होता है, फोकस्ड अटेंशन होता है स्मॉल ग्रुप पर, एक स्टूडेंट के ऊपर, और ये हेल्प करता है स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा आइडियाज जनरेट करने में, क्योंकि अब उनके जाती मसले का हल निकल रहा है, तो वो ज्यादा जो है सीखते हैं, ज्यादा आइडियाज पैदा कर पाते हैं अपने जहन में। और ट्यूटोरियल मेथड में जो होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही अपने पेस पे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप कितनी तेजी से चीजों को सीखेंगे, इस पर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का अच्छा कंट्रोल होता है। यानी कि अगर स्टूडेंट ज्यादा प्रैक्टिस करेगा तो ज्यादा सीखेगा, इस बात पे वो कंट्रोल उसका हासिल है। ऐसा नहीं है कि नो मैटर हम कितना ही मेहनत करें, अ, कितना सीखेंगे इस बात का पता नहीं है। ठीक है, उन्हें अंदाजा होता है कि कितनी मेहनत से कितना हासिल होगा आपको। इसके मसले ये हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ सुटेबल पेस इफ द ट्रेनीज वैरी ग्रेटली इन एबिलिटी। मान ले कि एक से ज्यादा आपके ट्रेनी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप किस रफ्तार में उन्हें सिखाएं, ये बात तय करना मुश्किल हो जाएगी अगर वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। एक स्टूडेंट है जो बहुत तेजी से सीख रहा है, एक है जो बहुत आहिस्तगी से सीख रहा है, तो उन दोनों को एक साथ सिखाना, एक साथ पढ़ाना जो है वो मुश्किल हो सकता है। और कह रहे हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ट्यूटोरियल अब आप हर शख्स को अलग अलग दें, ये इसमें ज्यादा वक्त लग सकता है। अगला है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि टीचर किसी भी काम को करके बताता है, जैसे कि हमारे यहाँ लैब्स में होता है। साइंस लैब में क्या होता है कि केमिस्ट्री लैब में होगा कि पहले आपको वो सारा फॉर्मूला बता देंगे कि आप इस चीज को इस चीज में मिलाएंगे तो ये बनेगा। फिर उन्हें वो लैब में जाते हैं, वो चीजें हकीकत में उन्हें मिला करके दिखाते हैं और उनको दिखाते हैं कि देखें इससे ये नतीजा निकला है। तो ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, कि जिस चीज को आप पढ़ा रहे हैं उसको साथ साथ करके भी दिखाएं। ये बेस्ड है किस प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने वाले प्रिंसिपल पे। इसमें लर्निंग होती है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कि पहले आप देखते हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल से आप सीखते हैं, और फिर एब्स्ट्रैक्ट वे में सीखते हैं, उसको अपने जहन में सोचना आप सीखते हैं उससे। इसमें क्या होता है कि क्लासरूम फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। इसमें जो है आपका कॉग्निटिव भी, अफेक्टिव भी और साइकोमोटर तीनों ही ऑब्जेक्टिव आपका इसमें अचीव होता है। जो हमने पढ़ा था ना टैक्सोनॉमी में कि 3 हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इसमें आपका जो जहनी वाला हिस्सा है वो भी हो जाता है। आपका अफेक्टिव जो है, यानी कि आपके बिहेवियर में चेंज वाली बात जो है वो भी आ जाती है इसमें, और साथ ही साथ आपका साइकोमोटर, यानी कि आपको अपने जिस्म के अज़ा का इस्तेमाल करके काम को करना आ जाता है। ठीक है, इसके फवायद ये हैं कि इसमें जो है किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी मटेरियल को अच्छे से समझाया जा सकता है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट और आइडिया को अच्छे से समझाया जा सकता है इफेक्टिवली। और इसमें एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो होते हैं, वैसे कंसेप्ट जो आपको हकीकी दुनिया में नहीं दिखते हैं, उसको सामने अगर करके दिखाया जाए तो उसके लिए ज्यादा बेहतर होता है।
लेकिन इसका मसला ये है कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का उन्हें मौका मिलता है। यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और अगर किया जाता है, अगर क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो हर एक, जब टीचर करके दिखा रहा है तो बच्चे उसको खुद कर करके देखें। इस बात का ऑप्शन, अगर क्लासरूम में पॉपुलेशन ज़्यादा हो, बच्चे बहुत ज़्यादा हो, तो वो कम होता है और मुश्किल होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सारा टीचर सेंटर्ड हो गया, और ये मिक्स स्ट्रैटेजी हो गया आपके। आपने ग्रुप डिस्कशन पढ़ लिया, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, ट्यूटोरियल, केस स्टडी, अच्छा केस स्टडी रह गया, रोल प्ले, सिम्युलेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपने सीख ली, पढ़ा दी मैंने। अच्छा, बताएं कि इसमें कोई सवाल है आपका, कोई मसला है आपका? चले, कोई सवाल है? क्या हो गया? सब क्लियर है आप लोगों को? सब क्लियर है आप लोगों को? ओके, ओके, चले, कोई सवाल है?